Assalamualaikum. Good morning, everybody. Good morning. Welcome to Geo Pakistan and a happy New Year to everybody who is tuning in today. A very happy New Year to everybody. तो कैसा रहा भाई? कैसा रहा अब्दुल्ला? आपने क्या किया? भाई मैंने बेबी सिट किया अपने वालिदैन को। बहुत अच्छी बात की। देखो वालिदैन को भी बेबी सिट कभी कभार करना पड़ता है, तो बाकी घर वाले कहीं और गए। एज में आके हाँ, आपके वालिदैन ने आपको बचपन में आई एम श्योर बेबी सिट ही सारी उम्र किया होता है और बड़े होने तक भी हमारे यहाँ तो बेबी सिट किया जाता है, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको अपने वालिदैन को बेबी सिट करना पड़ता है। तो घर वालों को, बाकी घर वालों को किसी शादी में जाना था, तो फिर आई हैड टू बी होम। सो इट वाज अ वेरी बिजी वीकेंड। मेरा ख्याल है कि हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था। अगर न्यू ईयर कहते को ना भी आप मना रहे हो तो शादियां वगैरह फुल ऑन सीजन चल रहा है। सो अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। एक बात जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं, बल्कि फ्राइडे को भी हमने ये कहा था और एक इल्तिजा की थी, इम्प्लोर किया था कि बाकी तो खुशियां मना लें आप न्यू ईयर की, लेकिन एरियल फायरिंग वगैरह ना करें। और हुआ वही जिसका हमें डर था कि सिर्फ अगर हम कराची की बात करें ना तो 37 पीपल, कैन यू इमेजिन द फिगर कि 37 लोग जो हैं वो एरियल फायरिंग की वजह से इंजर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह नो फेटल एक्सीडेंट साबित नहीं हुआ इस दौरान, लेकिन आपको बताइए हर साल ही हम रिपोर्ट करते हैं कि कितने अफराद की जान चली गई। ये अंधी गोलियां वापस आती हैं, लोगों के सरों में जाके लगती हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ज़रा समझा दीजिए, फायरवर्क्स, आतिशबाजी समझ आता है, दूसरे भी महसूस हो रहे होते हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होता है, एक माहौल सा बन जाता है। ये फायरिंग से क्या सुकून, क्या तकलीफ हासिल होती है, उससे आपका क्या रोबो तबदबा आपके मोहल्ले में बनता है, जिसकी वजह से आप अपनी जान भी एट रिस्क करते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों की भी करते हैं। और ये जो 37 लोग हैं इसमें टॉडलर्स भी शामिल हैं। 2 टॉडलर्स हैं, कैन यू इमेजिन? 2 छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं जिनको गोलियां लगी हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ टोटल ऑफ 37। और दोबारा से एक अफसोस भी हो, गुस्सा भी चढ़ गया कि क्या मतलब क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके हाथ में वो गन्स होंगी और चला रहे होंगे, क्या लोगों को डरा रहे हैं कि आप बड़ी कोई शय हैं, कोई चीज़ है। ये अब बिल्कुल आउटडेटेड चीज़ें हो चुकी हैं। खुदा के लिए अपनी बंदूकें जो है ना वो साइड पे रख दें और इस किस्म की हरकतें खुशी के मौके पे ख़ास तौर पे इस किस्म की हरकतें ना करें। आपको पता है देयर सो मेनी पीपल आई नो जो कि अपनी बैल्कनीज में, अपनी टेरेसेस पे भी नहीं गए उस रात को, इसीलिए Exactly. आप मुझे बात बताएं, बच्चे क्योंकि इस डर से कि कहीं से गोली आ सकती है। आतिशबाजी हो रही है इर्द गिर्द, वी वांट टू सी, वी वांट टू एंजॉय, लेकिन इर्द गिर्द उन आतिशबाजी की आवाज़ों में गोलियों की तड़तड़ाहट भी हमें सुनाई दे रही है, तो हम नहीं जा सकते क्योंकि अम्मी नहीं जाने देती हैं और ख़ुद भी आप अपने बच्चों को कैसे एक्सपोज टू रिस्क कर देंगे जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा और किसी भी वक्त कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। इसलिए वैसे मुझे लग रहा है कि शायद इस जुनून, इस पागलपन में कुछ कमी आई है, आपको ज़रा कम आवाज़ें आई हैं और होपफुली आने वाले सालों में लोगों में और शऊर आएगा और हम इसी तरह इस बात की तरवीज करते रहेंगे और मिलके सब एक दूसरे को समझाते रहेंगे तो बेहतरी आ जाएगी। मतलब कि ग्रो अप सीरियसली। बहुत कम, मुझे तो रास्ते में बिल्कुल नहीं नजर आया ना सिलसिला कुछ। हाँ, सिंध में स्कूल्स खुल गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के भी जो मैदानी इलाके हैं ना, जो पहाड़ी इलाके नहीं हैं, वहाँ पे भी स्कूल्स खुल गए हैं। पंजाब में अभी नहीं खुले हैं। बाय द वे कल भी पंजाब, लाहौर हैज़ बिकम इनहैबिटेबल बिकॉज ऑफ द स्मॉग। लोग एक्चुअली कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका सांस नहीं बहाल हो रहा, वो चोक कर रहे हैं, उनकी आंखों से पानी बह रहा है। इसका वैसे अभी तक पता है क्यों टेंशन है? क्योंकि कोविड जब शुरू में आया था तो पता नहीं था ना कि कब तक ये मामला चलेगा, और फिर वैक्सीन आई और फिर वैक्सीन के ट्रायल होना शुरू हुए तो दिल में उम्मीद की एक किरण जागी और दुनिया नॉर्मलाइजेशन पे आ गई। ये स्मॉग का इशू अब इतने सालों पुराना है और ये बुरा से बुरा तर होता जा रहा है। इसका क्या हाल होगा? क्या कह सकते हैं कि इसका क्या हाल होगा? मतलब वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ अटेंशन टू इट, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी आप बीच में डाल दें, हम उनसे बातें भी कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम स्मॉग वाला पूरे खित्ते का, पूरे रीजन का है। दिस इज़ नॉट अ सिटी बेस्ड थिंग, या फिर सिर्फ हमारी प्रॉब्लम हो तो हम उसको डील कर लें। ये तो पूरा हमारा बहुत पीछे नहीं होता। हाँ, बिल्कुल पीछे नहीं होता। आप इंडिया को भी देख लें, वहाँ स्मॉग की कितनी ज़्यादा बुरी हालात हैं। तो लिहाजा एवरीबडी हैज़ टू गेट टुगेदर, सारे स्टेक होल्डर्स को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन टॉकिंग ऑफ सर्दी की छुट्टियाँ, आपको पता है मतलब सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर एक बीच में चाहिए होती है एक स्कूल ब्रेक। लेकिन यहाँ तो जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इस्लामाबाद में कोहरा जमा हुआ है। सुबह मैं ट्विटर पे एक शख्स की कोहरा जमा हुआ है, वो जो ओस आ जाती है घास और के फिर वो फ्रॉस्ट हो जाती है। दिस इज कोहरा जमना। ओके, मैंने कहा कहीं वो वाली बात ना हो ना जिस तरह आपने लाहौर में भी बर्फ देखी हुई है। आपने कहा था ना लाहौर में आपने बर्फ देखी थी, तो कुछ इस किस्म की तो यही होगा ना। तो खैर एनीवे, यस इट इज़
वेरी वेरी कोल्ड। और मैं ये स्कूल के बच्चों को बीच में देख रही थी स्कूल जाते हुए, कोई नहीं जा रहा स्कूल में, बता रहा हूँ कल से जाना शुरू तो करेंगे। हाँ। सो हमारे लड़के ने भी शायद कल से जाना शुरू करना है। अच्छा, उनका स्कूल नहीं खुला? नहीं, कल से खुलेगा, ट्यूसडे से। मतलब अभी तो नया साल चढ़ा है, थोड़ा सा एक हफ्ता और छुट्टी दे देते बच्चे। और मैं सोच रहा हूँ परसों से भेजूंगा। अच्छा जी, चलेंगे, भी हो गया तो लिहाजा अब जस्ट बाय द वे, वैसे तो इसमें कोई अछूती अनोखी नई बात नहीं है, लेकिन लाहौर बदस्तूर एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्स्ट केसेस में पहले नंबर पर है। मतलब दुनिया में इस वक्त लाहौर शहर की फ़ज़ा आलूदा तरीन है सांस लेने के लिए, और कराची है बहुत पीछे नहीं है, हम सिर्फ तीसरे पे हैं। तो बस आपको पता है ना, मुकाबला बस हम आपस में ही खेल रहे हैं और हम आगे पीछे चलते रहते हैं। नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, दिस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। लेकिन मजाल के मतलब कि हमारी सियासत जो है, पॉलिटिक्स, वो भी कि एक दिन के लिए छुट्टी ले ले, मतलब पूरा ही मुल्क ही छुट्टी मना रहा था नए साल की, तो आप लोग भी चुप कर जाते, बट नॉट रियली। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, बल्दियाती इंतखाबात कराने से सबकी जान जाती है। और इस्लामाबाद में अदालती हुक्म के बावजूद 31 दिसंबर को इलेक्शन ना हो सके, और कराची और हैदराबाद में भी 15 जनवरी को इलेक्शन होना मुश्किल ही लग रहा है। साथ ही आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ था दारुल हुकूमत की नई यूनियन काउंसिल्स में जब तक हल्का बंदी नहीं हो जाती इलेक्शन मुमकिन नहीं। फिर नया कानून भी बनाया था, और वो अलग बात है कि सदर ने दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया, क्योंकि पीटीआई फौरी बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। हैदराबाद कराची के अंदर मुकामी हुकूमत का इलेक्शन भी होने वाला है। अगर ये फिर ना भाग गए, ये बुज़दिल लोग पहले 3 दफ़ा भाग चुके हैं, जिस तरह आपने तमाशा देखा कल इस्लामाबाद में किस तरीके से ये भागे हैं, तो इन्हें अदालत करके भाग गए हैं। जो इनकी सूरत हाल है, जिस तरीके से ये खौफजदा हैं इलेक्शन से, ये आप भी कभी फार्मूला इस्तेमाल करके देखें, कोई पीडीएम वाला अगर आपको कोई ज़्यादा तंग कर रहे हो ना, और आपने उसको खौफजदा करना हो, तो आप सिर्फ उसको ये कहें कि इलेक्शन आ रहा है, बस उसके बाद देखें वो कैसे गायब होता है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात मुलतवी करने पर अपना मौक़िफ़ है, वो भी देख लीजिए क्या कह रहे हैं। 2 तरमीम पार्लियामेंट कर चुकी है। एक तरमीम ये की गई है कि 125 यूनियन काउंसिल्स होंगी, और दूसरी तरमीम ये की गई है कि मेयर और डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट वोट के ज़रिए होगा, पूरे कैपिटल में वो वोट डलेगा मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। तो इन 2 तरमीम के होते हुए अब इलेक्शन जो है वो असर 9 हल्का बंदियाँ होंगी 125 यूनियन काउंसिल्स की, और उसके तहत ये इलेक्शन होगा, जिसके लिए यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 से 4 या 5 माह लग सकते हैं। अच्छा, साथ ही हम आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ना कराने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करा दी है, और वफाक ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। मौक़िफ़ ये है कि एक दिन में इंतखाबात जो हैं, पे इंतखाबात का इंतज़ामात मुमकिन नहीं था, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। कराची की बात करें तो यहाँ भी मामला नई हल्का बंदियों में फंसा हुआ है। और क्या हो रहा है? बिल्कुल ही आपको साथ साथ ये भी बता दें कि MQM तो अलहदगी की धमकियों पर भी आ गई है। अब क्या कहा जा रहा है ये खुद ही देख लें आप। सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफी हो रही है, डिसइंफ्रेंचाइज किया जा रहा है, उनको कम गिना जा रहा है, उनकी वोटर लिस्ट जाली बनी हुई है, डिलिमिटेशन गलत हुई हुई है, और साथ साथ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का खतरा मौजूद है धांधली के हवाले से। इस सूरत हाल में इंतखाबात सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची और अवाम के जज्बात पर काबू रखना और सब्र की तलकीन करना हमारे लिए भी वक्त के साथ साथ मुश्किल होता चला है। अच्छा जी, आम तासुर आपको पता है यही है कि सिंध हुकूमत और MQM फौरी बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहती। दोनों ने पिछले माह ही ये मुतफ़िक़ा तौर पर डॉक्टर सैफुर रहमान को कराची का नया एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया है, और सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से 15 जनवरी को इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त भी कर रखी है। अब आपको पता है ना कितनी बार ऑलरेडी मुलतवी हो चुके हैं, पता है क्या? ये भी एक रिकॉर्ड बन चुका है। अब हमने ये रिकॉर्ड रखना छोड़ दिया है, क्योंकि अब इतना बोरिंग और इतना रेगुलर और इतना रेपिटेटिव हो गया है सारा। मतलब जब भी कोई डेट आती है तो ऑलमोस्ट पता होता है कि होना कुछ नहीं। ये सारी बयानबाजियाँ, ये सारी गुफ्तगू, ये सारे इल्ज़ाम, ये सारे ताने मेने,
दिस हैज़ बिकम रियली बोरिंग, क्योंकि आवाम के मसाइल बिल्कुल ही कुछ और हैं। आवाम को इससे नहीं गर्ज कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आवाम को इससे गर्ज है कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर है और उनके गले को आ चुका है। मतलब बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे, पेट्रोल वैसे अफोर्ड नहीं होता, आटा खरीद नहीं सकते, सब्जी आप नहीं बना सकते, दालें आप नहीं खरीद सकते, और आपको लगता है कि हम ये समझेंगे या आवाम ये समझेंगे कि फलां आएगा और ढमका आएगा और ये मसले हल हो जाएंगे। सर, यही सुनहरे ख्वाब तो आवाम को हर दौर में दिखाए जाते हैं कि हम आएंगे मसले हल कर देंगे। कोई मसला हल नहीं होगा, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। लगता है सबको मिलकर सोचना पड़ेगा बाय द वे इस दफ़ा लगता है। अच्छा जी, तलाल चौधरी हमारे साथ हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा तलाल साहब, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात पर अदालती फैसला जो भी था, बुनियादी बात तो ये है कि हुकूमत का इलेक्शन सर पर आने के बाद कानून बदलने की कोशिश करना साफ बता रहा है कि आप इस वक्त इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते थे। क्लियर। तो कोई आपको ये ताना दे कि आप इंतखाबात से डर रहे हैं, तो ये गलत बात तो नहीं होगी? ये इलेक्शन जो कि बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में, ये 2020 में इसकी मुद्दत पूरी हो गई थी और इमरान खान साहब के होते हुए 2 साल तक इंतखाबात नहीं हुए। हमारी हुकूमत तो आए अगर 6 महीने में नहीं हुए और उसमें एक कानून साजी हो गई है तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। थोड़ा सा मैं और आपको पीछे ले जाऊँ, पंजाब में बल्दियाती अदारों को ख़त्म कर दिया गया था। 2.5 साल उन बल्दियाती इंतखाब अदारों को उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, ना इलेक्शन हुआ ना पुराने बहाल किए गए अदारे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 8 महीने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जगह जगह उसकी किसी जगह सुनवाई नहीं हुई, और वो लोग जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती इदारों के साथ ये हाल किया, ये हशर किया, वो आज बल्दियाती इलेक्शन की बात करते हैं। हो जाएगा इलेक्शन, और फिक्र ना करें। और ये खान साहब या किसी के सर पे चढ़ा हुआ कि वो बहुत मकबूल हो गए हैं, ये भूत भी जल्द उतार देंगे। नहीं सर, हमें क्या फ़िक्र होगी? फ़िक्र तो आपको होनी चाहिए। इलेक्शन जब होगा तो क्या होगा, वो फ़िक्र की बात आपके लिए ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये बताइएगा कि आप जो कानून बनवाने जा रहे थे, सदर अलवी साहब ने तो वापस भेज दिया। अब यही लगता है कि पुरानी हल्का बंदियाँ होंगी और पुरानी ही यूसीस की तादाद पे इलेक्शन कराने पड़ेंगे और जल्द कराने पड़ेंगे। तो जब आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं हो जाएगा, तो इसके लिए तैयारी भी कर ली है आपने? देखिए, आरफ अलवी, काश उस वक़्त जो ऑर्डिनेंस आते थे और जो उस वक़्त एक डाका डाला गया था बल्दियाती इदारों पर, उस वक़्त भी बोलते, उस वक़्त भी बात करते। उन्हें नहीं चाहिए कि वो पीटीआई के काउंसलर बने, उन्हें चाहिए वो पाकिस्तान के सदर बन के चीज़ों को देखें, और ऐसे सियासी बयानात जो उनकी पार्टी के लिए वो देते हैं, इससे बेहतर है वो सदर की बजाय पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन बन जाए। सो वो सदर को ये जेब नहीं देता। ये तो कहते थे हम पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में डायरेक्ट वोट से करवाएंगे इलेक्शन, और पंजाब में भी कानून इन्होंने बदला था इस डर से, क्योंकि इन्हें पता था डायरेक्ट वोट से इनका ना कोई चेयरमैन ज़िला कौंसल बनेगा ना मेयर बनेगा। तो ऐसा कानून में जो तब्दीली की है वो तो बिल्कुल पीटीआई के मंशूर के ऐन मुताबिक है। तो पीटीआई क्यों डरती है, और पीटीआई का सदर जो है वो उसको मुस्तरद क्यों करता है? अच्छा तलाल साहब, हल्का बंदियों के मामले पे सिंध में एमकेएम नाराज़ है, आपको पता है। पीपल्स पार्टी के रवैये से नाला भी हैं और ये शिकायत मरकज़ तक भी पहुंचेगी। अगर हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन किसी को मंजूर नहीं, तो इस्लामाबाद क्या सिंध और पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन भी रुकवा दें, फिर मरदमशुमारी भी होने दें और फिर हल्का बंदियाँ करें और उसके बाद कहीं जाके मामला सेटल करें। देखिए, जो मरदमशुमारी है वो एक इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टियां और पाकिस्तान के में जो सूबे हैं वो पिछली मरदमशुमारी से मुतमिन नहीं है। तो वो उनको मुतमिन करना और एक नई मरदमशुमारी करवाकर एक उन मरदमशुमारी के रिज़ल्ट्स पर हल्का बंदी और उसके बाद जो इंतखाब है वही एक ऐसा इंतखाब होगा जिसको सारे तस्लीम करेंगे। सो मेरा ख्याल है इस प्रोसेस को हो लेने देना चाहिए। ये ना हो कि इलेक्शन हो जाए और फिर इलेक्शन पे सवाल उठ जाए। और ये जो बाकी बातें हैं ये सूबों के करने की हैं। सुबह सिंध वाले से पूछें कि वो क्या कर रहे हैं, और इसी तरह पंजाब से भी पूछ लें ज़रा कि पंजाब में बल्दियाती इदारों का क्या हाल है। वहाँ उसके फंड्स जो है वो MP MNA PTI के खा रहे हैं। वो जो बल्दियाती इदारों के फ़ंड हैं उन पर डाका डाला जा रहा है और उनके फ़ंड जो है वो MP MNA और इनकी सियासी पार्टी की जलसे जुलूसों पे लगाया जा रहा है। वो फ़ंड जो कि बल्दियाती इदारों की वजह से गली कूचों में लगना था वो इनके डेरों पर और इनके जलसों पर लग रहा है।
सो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो मामला है इसमें वफाकी हुकूमत जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ज़िम्मेदार है, और बाकी हम अगले जनरल इलेक्शन को फेयर एंड फ्री बनाने के लिए एक मरदमशुमारी, और एक ऐसी मरदमशुमारी जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सूबे मुतमिन हो, वो करवा के इलेक्शन कमीशन को देना चाहते हैं, ताकि एक ऐसा इंतखाब हो सके जो कि जिसको कहा जाए कि वो गैर जानिबदार और शफाफ। थैंक यू आपका तलाल साहब, आपने वक्त दिया। इस बार मतलब पहले ही ये सब कुछ कर दें, मरदमशुमारी वगैरह जो भी आपने करवाना है, मतलब बी प्रिपेयर्ड फॉर इट ना, क्योंकि जब ये बात आती है अच्छा जी, शहजाद इकबाल हमारे सीनियर सहाफ़ी शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुताल्लिक आपके हमने ओवर द वीकेंड शोज़ भी देखे, अदालती फैसले पर जहाँ इस हद तक बात हो रही है कि वो फैसला प्रैक्टिकल नहीं था, वहाँ ये बात तो बिल्कुल वाज़ है कि वफाकी हुकूमत की नीयत का भी मसला था, वो इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते थे। आपकी नज़र में हुकूमत या इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत के केस का सामना करना पड़ सकता है इस मामले में? जी देखें, अब ये जो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत ने, जब वो सुनी जाएगी तो देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या दलील आती है। ये बात तो ठीक है कि टाइम उनके पास आखिर में बहुत शॉर्ट था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगले दिन ही आपने इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। वो इलेक्शन से पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। 2021 में जब ये बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ इस्लामाबाद में, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने नहीं करवाए, और शायद उसकी वजह यही हो कि तहरीक इंसाफ या तो पावर डिवॉल्व नहीं करना चाहती थी, या उनको खतरा था कि इस वक्त क्योंकि हम हुकूमत में हैं, इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, और बाई इलेक्शन वो हार भी रहते। तो वही वजह शायद अब नज़र आती है कि नून लीग भी बाई इलेक्शन हार रही है, तो वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहती, वो ये पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं देना चाहती शायद तहरीक इंसाफ को कि वो इलेक्शन जीत जाए तहरीक इंसाफ, और पीडीएम हुकूमत जो है वो इलेक्शन हार जाए। और ये जो प्रोसेस है आप देख लेना, जून में 50 से 101 यूनियन काउंसिल बढ़ाई गई, यानी कि डबल कर दी गई, और उस वक्त भी हुकूमत ने कहा था कि आबादी बढ़ गई है, लिहाजा इसको डबल किया जाए। अब 4 महीने में डिलिमिटेशन हुई, स्केड्यूल अनाउंस हो गया। अब हुकूमत का ये कहना कि नहीं, आबादी मजीद बढ़ गई है, इस्लामाबाद की जो यूनियन काउंसिल है उनको 25% बढ़ाया जाए। तो क्या 25% आबादी 4 महीने में बढ़ी है इस्लामाबाद की? 25% वोटर बढ़ गए हैं, जो हम 25% यूसीज दोबारा बढ़ा रहे हैं, जो कि पहले ही हम 50 से 100 लेकर आए थे 4 महीने 5 महीने पहले। तो ये मंतक समझ नहीं आ रही। जाहिर सी बात है उसके पीछे लॉजिक यही है कि फिलहाल इलेक्शन ना हो। अच्छा, आपकी बात भी समझ आ गई शहजाद। तो इस मामले में हुकूमत की बचत का एक चांस ये था कि नए कानून का नफाज का बहाना बना देते, लेकिन सदर साहब ने तो इस पर दस्तखत ही नहीं किए। तो कुछ दिन पहले तक सदर अलवी से मुतालिक एक तासुर बन गया था कि वो अब हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी जानिब से ये इनकार सामने आया है, तो लगता है कि चीज़ें वापस लपेट दी गई हैं। तो क्या सदर साहब फिर ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो गए हैं, बदल गए हैं, क्या हो रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त भी सदर साहब ने कोई ट्रैक बदला था। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया था कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि हुकूमत के साथ पीटीआई बैठना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो एक फेडरल फिगर थे, एक सेंट्रल फिगर थे, तो लिहाजा उनकी जिम्मेदारी थी। ट्रैक उन्होंने नहीं बदला था। और इस वक्त भी मेरे ख्याल से क्योंकि तहरीक इंसाफ इसरार कर रही है कि हमें इलेक्शन में जाना है, तो सदर साहब ने जो है इस बिल पर दस्तखत नहीं किए गए। उन्होंने जो रीजनिंग दी है कि शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है शेड्यूल, तो उसके बाद आप कैसे कानून बदल सकते हैं। बहरहाल ये वो जस्टिफिकेशन है जो पहले इलेक्शन कमीशन ने भी दी थी। इलेक्शन कमीशन ने पहले इस मामले को रद्द कर दिया था कि अब आप यूनियन काउंसिल की सीट्स नहीं बढ़ा सकते, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, अब आप तरीक़ेकार नहीं बदल सकते कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। ये करना था तो पहले करते। तो इलेक्शन कमीशन की पहले यही आर्गूमेंट थी। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उनको रिव्यू करने का कहा तो उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। और लॉजिक भी यही कहती है कि अगर आप पहले ही नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल बढ़ा चुके हैं, आबादी की वजह से इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया, तो उसी यूनियन काउंसिल पे होना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी यही फैसला था कि 101 जो यूनियन काउंसिल है उस पर। ऐसी सूरत हाल भी कुछ कराची में बनती नजर आ रही है, जहाँ एक हुकूमती इत्तेहादी जमात नई हल्काबंदियों के बगैर इलेक्शन कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और उनकी बात में भी वजन है। वो कहते हैं जी कराची में मतलब कराची की आबादी क्या है जो आपने कागज़ों में दिखाई हुई है, डजंट इवन मेक सेंस फॉर एनीबडी लिविंग इन कराची और हु नोज़ कराची। अब मुल्क भर में क्या नई मरदमशुमारी और नई हल्काबंदियों से कबल किसी भी किस्म के इंतखाबात मुमकिन नहीं नज़र आ रहे क्या? देखिए, कराची का मामला भी बिल्कुल वैसा ही है, बार बार डिले हो रहे हैं। जो कराची और हैदराबाद में इलेक्शन होने हैं लोकल बॉडी का, ये 3rd फेस होगा। और इसमें यहाँ पे भी ऐसा ही लगता है कि पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान दोनों ही इलेक्शन नहीं चाहते। सिंध हुकूमत पहले भी लिख चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शन मुलतवी करवाएं,
कभी फ्लड्स का इशू था, कभी सिक्योरिटी का इशू था। अब वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम को डिलिमिटेशन का मामला है इसलिए डिले करवाएं। ये खत लिखा गया है पिछले हफ्ते। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो बज़द है कि डिलिमिटेशन होगी, इसके बाद इलेक्शन होंगे। पता नहीं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि मुसलसल वो भी इलेक्शन डिले कर रहा है। और एमक्यूएम पाकिस्तान की तो एक डिले करने की ये वजह भी अब नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो दोबारा एमक्यूएम के तमाम फैक्शंस को एक करने की बात हो रही है, तो हो सकता है वो ये ख्वाहिश का इजहार करें कि पहले हम एक हो जाएं, एक फार्मूला तय हो जाए और इसके बाद फिर इलेक्शन में जाएं। क्यों हम डिवाइडेड होके जाएं, जिसमें पीएसपी अलग लड़ रही हो, फारूक सत्तार साहब अलग लड़ रहे हो। तो मेरे ख्याल से एमक्यूएम का एक ये भी मामला है। लेकिन तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी आप बलदियाती इलेक्शन करवा लें। तो ऐसा लगता है कि ये जो एक एग्रीमेंट था उसका तो फिलहाल एक्सक्यूज़ इस्तेमाल किया जा रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से कि पहले डिलिमिटेशन होगी फिर इलेक्शन होगा। ये अब देखते हैं कि कोई इस पर वफाक आके सॉर्ट आउट करती है मामला, या पीपल्स पार्टी अपने तौर पे ही करती है, जो कमिटमेंट्स उन्होंने की थी वो पूरी करते हैं या नहीं करते। लेकिन ये मामला भी जो है फिलहाल ऐसे ही खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ पे भी जो बड़ी जमातें हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, ऐसा लगता नहीं है कि 15 जनवरी को इलेक्शन चाहती हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल। और लेट्स सी नाउ कि इसके बारे में क्या होता है। एंड आपके मैसेजेस हमें आ रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर के। सेम टू यू। अच्छा जी, एक खबर, अगर तो लोग सोच रहे थे कि वो कहीं और इन्वेस्ट करें जैसे कनाडा में, तो वो नहीं इस बार होगा, क्योंकि कनाडा 2023 में हुकूमत को अपने आवाम का ख्याल है इसलिए। अच्छा हाँ ठीक है, पहले खबर तो देने देते ना, फिर तो हम जा ही रहे थे उस बात पे। तो इस साल 2023 में गैर मुल्कियों की रियल एस्टेट में सरमायाकारी पर पाबंदी लगा दी गई है कनाडा में। और आज से कनाडा में कोई भी गैर मुल्की सरमायाकारी के नाम पर रिहायशी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे और ये पाबंदी 2 साल तक आयद रहेगी। और कनाडा का मौक़िफ़ है कि कोरोना के दौरान गैर मुल्कियों की जानिब से रियल एस्टेट सरमायाकारी की वजह से कनाडा में घरों की कीमतें बहुत बढ़ गई। क्या बात है कि इस चीज़ को रोकने के लिए बढ़ गई एक्चुअली। अब लिटरली क्योंकि बहुत से लोगों के रिश्तेदार रहते हैं, एंड आई वाज स्पीकिंग टू समबडी, वो कह रहे थे कि हमने जो घर बना लिए, जो कीमतों का हाल हुआ है, हमारे बच्चे कभी घर ना बना पाते, ये हाल हो चुका है, कभी घर ना बना पाते कंसिडरिंग जो सारा मॉनेटरी और इकोनॉमिक सिस्टम है। लेकिन अब हुकूमत को भी ख्याल आया है और हुकूमत ने कहा है कि भाई कनाडा में जो लोग रहते हैं उनका हक है कि उनके पास रहने की जगह हो, उनके पास घर हो। ये जो गैर मुल्की उठ के आके सरमायाकारी कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी सरमायाकारी के लिए नहीं है, ये रिहायशी प्रॉपर्टीज लोगों के रहने के लिए है। क्या सोच है और क्या ज़बरदस्त है कि ऑलरेडी उन्होंने मतलब लालच नहीं हुई कि एटलीस्ट यू नो कि लोग आ रहे हैं और ख़रीद रहे हैं एंड ऑल दैट। नो, दे सेड कि नहीं, हमारे रेजिडेंट्स जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए ये सारी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो लिहाजा हम रोक देंगे। और उन्होंने रोक दिया। तो देयर यू गो, ताकि लोगों का अपने घर का ख्वाब पूरा हो सके, जो कि बड़ा so much to learn from that. हम आपको मिलेंगे in the next hour of Geo Pakistan. Stay with us. आपको पता है कि एक वक्त था जब हमारे देहात में एक बात कही जाती थी और कहा यह जाता था कि गरीब बेचारा मुर्गी तब खाता है जब वो बीमार हो या फिर उसकी मुर्गी बीमार हो, अदरवाइज़ उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन अब जो है वो ब्रॉयलर इंडस्ट्री ने ये मिथ जो है बिल्कुल तोड़ दिया है और मुर्गी हर किसी की पहुंच में आ गई थी, मगर हालिया कुछ अरसे में लगता है कि पंख लगा के फिर उड़ गई है, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट अफोर्डेबल नहीं है। जो खा सकते थे वो भी 2 बार सोचते हैं आप कि कितनी खाई जाए या कब खाई जाए। मुतवस्सित तबका है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है प्रोटीन अपना किस तरह से इंटेक करे। इस वक्त मुर्गी का गोश्त जो है 560 रुपये से 600 रुपये फ़ी किलो पर पहुंचा हुआ है। पोल्ट्री फार्मर्स हमेशा कीमतें बढ़ने का कोई ना कोई जवाज़ तो बताते ही हैं। अब कहा जा रहा है कि फ़ीड की किल्लत है, जो कि होगी भी। खाम माल ना मिलने से फ़ीड बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, कई फैक्ट्रियाँ हैं जो बंद हो चुकी हैं। आवाम बेचारे जो हैं सब में रुल जाते हैं। मतलब आवाम तो रुलते ही हैं ना, कुछ भी हो रहा हो तो एंड में आवाम पे ही नज़ला जो है वो टपकता है। अब हमने बात करनी है इस बार क्या रीजनिंग दी जा रही है कि ये प्राइसेस को क्या हुआ है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल करीम, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल करीम, कभी शादियों का सीज़न बताया जाता है, कभी सैलाब की तबाहकारी और कभी कुछ और, कुछ ना कुछ बहाना आ जाता है। इस बार मुर्गी की कीमत में जो इजाफा हो रहा है, क्या वजह है इस पर? देखिए, इस दफ़ा तो मुर्गी की कीमत में जो इजाफा हो रहा है, बल्कि जो होना है इजाफा, उसकी जो मेन वजह है वो यह है कि सोयाबीन जो कि पोल्ट्री फीड में का एक बड़ा ज़रूरी जज़्व है, उसके जो जहाज़ आए हुए हैं वो पिछले 2 महीनों से गवर्नमेंट ने उनको कोई जीएमओ कह के, नॉन जीएमओ कह के उनको पोर्ट के ऊपर रोका हुआ है। और पोल्ट्री की फ़ीड, सोयाबीन जो है वो पोल्ट्री की फ़ीड का एक लाजमी जुज़्व है, उसके बगैर पोल्ट्री की फ़ीड बन नहीं सकती।
और उसका एक नेम बदल भी कोई नहीं है। इस वक्त पोल्ट्री फार्मर के पास मुर्गियों को खिलाने के लिए खुराक नहीं है और पिछले कुछ तकरीबन महीने से वो मुर्गियों को पाल नहीं पा रहे और मुर्गियां ना पलने की वजह से अब जो है आने वाले दिनों में एक इंतहाई दर्जे की मुर्गियों की शॉर्टेज जो है उसका शायद हमें सामना करना पड़े। सो ये एक ऐसा हमें अचानक पता लगा है कि जीएमओ मंगवा रहे हैं और जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल इसको काम को पोल्ट्री फीड के काम को बंद कर दिया है। अच्छा जी, सोया इस बार रीज़न है। सोयाबीन का बीज नहीं आ रहा। अब मुर्गी की कीमत सर गरीब आदमी की पहुंच से तो पहले ही दूर थी, मज़ीद दूर हो रही है। चिकन फीड वाले हालात यही बता रहे हैं कि मुर्गी और अंडे का रेट जो है वो पता नहीं कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि अभी तक उसकी तरफ से तो कोई क्लैरिटी आई नहीं है कि खुराक कब तक दस्तयाब होगी। अब क्या है आने वाले दिनों में हमें किस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, या आप लोगों का कोई अल्टरनेटिव प्लान है इसको लेकर? ये एक प्रोटीन का सोर्स है और ये हमारे मुल्क में तकरीबन कोई मिडिल क्लास को ये अवेलेबल थी। मिडिल क्लास ऐसी क्लास होती है जो कि सबसे बड़ी क्लास जो है कंज्यूमर की वो मिडिल क्लास में आती है। अब पोल्ट्री की कीमत जब बढ़ती है तो ये नहीं होता कि वो बेतहाशा बढ़ जाए, लेकिन उसमें ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो पोल्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसके कंज्यूमर में से निकलते जाते। और पोल्ट्री ही एक ऐसा ज़रिया था कि जो अंडे और गोश्त की शक्ल में उनको किसी हद तक प्रोटीन दस्तयाब कर रहा था। और जब ये मिडिल इनकम ग्रुप के भी जेब से निकल जाएगी, जब मिडिल इनकम ग्रुप भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा, तो पोल्ट्री सिर्फ एक होटलों में या पार्टीज़ में या अपर इनकम ग्रुप में रह जाएगी और हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है जिसको इंतहाई ज़रूरत है इस वक्त प्रोटीन की, उनके बच्चों को, वो इससे महरूम रह जाएगी। अच्छा ये बताएं, ये सब आवाम के लिए तो काबिल बर्दाश्त नहीं और कोई मुर्गी ख़रीदने वाला नहीं बचेगा, तो काम तो आपका भी ऑब्वियसली मुतासिर ही होगा। तो इसके लिए कोई दरमियानी रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। क्या इस सिलसिले में हुकाम के साथ कोई बातचीत चल रही है आपकी, किसी समझौते पे, किसी एग्रीमेंट पे आए? पोल्ट्री ने पिछले कई दहाइयों से 3 शोबों में तरक्की की है, एक जेनेटिक्स में, एक माहौलियात में और तीसरी उनकी तरक्की फीड में है। आप ये नहीं कर सकते कि 2023 में जो हमारी जेनेटिक्स है उसको 1990 वाली फीड दें, वो मुमकिन नहीं है। तो अब सोयाबीन जो है उसको पार्शली तो रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे उसको कतन रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और बाकी जो प्रोटीन सोर्स हैं पोल्ट्री फीड में, उनका कीमत का तयन भी सोयाबीन की कीमत के साथ होता है। सोयाबीन एक किस्म का कह लें फीड में प्रोटीन स्टेपल है, इसके साथ ही बाकी प्रोटीन यूज़ होती हैं। अब सोयाबीन भी बंद कर दिया इन्होंने, कैनोला आना भी बंद कर दिया और उसके साथ बज़िद हैं कि ये जो ऑलरेडी उतर चुकी है सोयाबीन, जिसके पैसे दिए जा चुके हैं, उन्हें भी उठा के ये एक्सपोर्ट या बाहर वापस भेजने के उस कोशिश में हैं। अगर मज़ीद ये कंटिन्यू किया अगले 2-3 हफ्ते तो शायद उसके बाद पोल्ट्री रिकवर भी ना कर सके और पोल्ट्री फार्मर अपने फार्म को बंद करने पे मजबूर हो जाए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो बहुत से लोग वैसे अपना काम आजकल बंद करने पे मजबूर हो रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल करीम, थैंक यू। और थैंक यू सर अब्दुल करीम साहब। और सर्टनली आपकी कंसर्न्स भी जायज़ हैं और आवाम तो कंसर्न है ही। जो मौजूदा मुल्की हालात में हमें सोचना चाहिए कि हुक्मरान भी कंसर्न हैं कि नहीं है। अच्छा, रीजनिंग जो भी हो आपकी, जब हमें ये लगता है जब एक चीज़ की प्राइस ऊपर जाती है ना तो बाकी चीज़ें कहती हैं कि हम क्यों पीछे रहें। तो लिहाजा इस वक्त आटा, चीनी, चिकन का हमने जिक्र कर दिया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर चीज़ की कीमत ऊपर है। और उसके बाद घी कितना महंगा हो गया है। सब्जियां वगैरह तो वो सैलाब की वजह से ऑलरेडी उनकी प्राइसेस ऊपर जा रही थी, ख़त्म होना स्टार्ट हो गई थी, इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो ये सब कुछ ऊपर ही चला जा रहा है। और जब बात की जाए जिस तरह के अभी हमने डॉक्टर अब्दुल करीम से की है, अब आप नहीं अफोर्ड कर पाते। रोटी 100 नान 100 रुपए पे जा रहा है। अगर महीने का राशन 20-25 हज़ार रुपए में आ रहा था तो वही राशन 40-45 हज़ार 50 हज़ार पे एट टाइम्स पहुंच रहा है। सामान उतना ही खरीद रहे हैं, बल्कि उससे भी एट टाइम्स कम खरीद रहे हैं। अगर आपका राशन 10 हज़ार रुपये का आता था महीने का, तो आटे के हिसाब की वजह से ही आपका पूरा का पूरा बजट आउट हो रहा है। ये हमारे आम लोगों की मुश्किलात हैं जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जब हम फिर बात करते हैं जिस तरह अभी हमने बात की है, तो फिर एक रीजनिंग होती है विच एक्चुअली मे बी मेक सेंस टू देम, इट मेक सेंस, बट नॉट टू द ऑर्डिनरी पीपल। आवाम के लिए तो भाई आपने जो भी करना है करें,
हमें तो एक सस्ता खाना इस किस्म का कुछ तो खा सकें, जहाँ रोटी इतनी महंगी मिल रही है, चिकन तो एक लग्जरी बन चुकी है, नॉट दैट कि सब्जियां दालें आपकी कोई सस्ती हैं, एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव, तो इस पे सोचना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हमने थोड़ी सी बात डिफरेंट करनी है चिकन से, और अभी हम बात कर रहे हैं कपड़ों की। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में अगर आप अच्छे कपड़े बनाते हैं, और पर्टिकुलरली ख़वातीन के कपड़े अगर आप मुनासिब कीमत में अच्छे बनाते हो, तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। लेकिन एक बिजनेस ऑफ फैशन भी होता है। हमने बहुत देखा है इन रीसेंट टाइम्स कि हमारे यंगस्टर्स जो एस्पायरिंग फैशन डिज़ाइनर्स हैं या फिर इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो अक्सर बाहर जाके पढ़ते हैं, स्टडीज़ उनकी अब्रॉड होती हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो कुछ कनेक्शन बन नहीं पाती, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। आज हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह दोनों को मर्ज किया जा सकता है। जी, हमें ज्वाइन की है सायरा दानिश अहमद ने, जो कि फाउंडर हैं, एडिटर इन चीफ हैं द कराची कलेक्टिव, आर्ट क्रिटिक भी हैं, इंडिपेंडेंट क्यूरेटर भी हैं। सायरा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, एजुकेशनिस्ट भी हैं। सायरा, थैंक यू सो मच। आपको हमने इसलिए इनवाइट किया बिकॉज यू आर एक्चुअली रनिंग अ कॉलेज, और उस हवाले से हमें बताएं कि हम कहाँ लैग कर जाते हैं। कभी कभार हमें लगता है कि हमारी कुछ कनेक्शन बन नहीं रहा। अगेन, बाहर के कुछ आइडियाज़ होते हैं, हर चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती पाकिस्तान में। How is the college working to clear that? All right, so I've been in this field for the last 22 years, although I have a degree in fine arts, लेकिन शुरू से ही मैंने फैशन में ही टीच करना शुरू किया। सो आई हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि पिछले 22 साल से कैसे चल रहा है। ऑब्वियसली जो सबसे पहला करिकुलम आया था हमारे पास, वो PIFD से आया था, विच वॉज बेस्ड ऑन अ फ्रेंच कॉलेज। राइट, तो वही फिर ट्रिकल डाउन करके कराची आया, AIFD आया, फिर इंडस वैली आया। So there were a number of these, and most of this curriculum has been developed from that initial curriculum, जो एक French curriculum था। फिर Image, everybody knows of the brand Image. So Image came in to set up this college by the name of Imperial Tutorial College, and the purpose was to address the gap between the academia and the industry. Right. क्योंकि जो बच्चे हमारे जो अभी current curriculum है उससे जो पढ़ के निकलते हैं, ये वो हैं जो डिज़ाइनर्स के साथ तो बहुत अच्छे बैठ जाते हैं, बट व्हेन दे गो इनटू द इंडस्ट्री में ऑलरेडी प्लॉटर्स लगे हुए हैं, पैटर्न्स ऑलरेडी हैं, व्हाट डू दे डू देन। तो इसलिए आइडेंटिफाइंग दैट नीश दैट वाज एब्सेंट, वी डिसाइडेड टू सेट अप दिस कॉलेज। अच्छा, मुझे बात बताइए, PIFD की आपने बात की, बड़ा पायनियर्स हैं फैशन एजुकेशन में, और बड़े नामवर उन्होंने मुल्क के लिए डिज़ाइनर्स दिए हैं, पैदा किए हैं, जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। तो क्या गैप आ रहा था रिटेल साइट के ऊपर, जो PIFD या अदर देन PIFD जो ग्रेजुएट्स निकलते थे वो वहाँ पे नहीं काम कर पाते थे, क्या होता था? So it's not about PIFD or it's about any fashion it's about school. any fashion school. देखिए, जब वो आते थे, a lot of them they're really great at creating the gown, they're very great at creating western silhouettes, लेकिन जो आपके local silhouettes हैं, गरारा, लहंगा, अनारकली, so we've had a lot of designers who've come in. रिजवान बेग आए हैं, मोहसिन सईद आए हैं of the Pink Tree, आदिल मूसा जी आए हैं, हया लुत्फुल्ला, एंड इन सब ने यही कहा कि हमें जो प्रॉब्लम होता है ये होता है गाउन कितनी बार पहनेंगे, एक बार रेड कार्पेट पे साल में 2 बार पहनेंगे, बट द रेस्ट ऑफ द ड्रेसेस दैट वी डूइंग आर फॉर द ईस्टर्न क्लाइंटेल। सो वहाँ बच्चे स्ट्रगल करते हैं, एंड और सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में, और हमारा जो कॉलेज ख़ास तौर पे है, वी आर नॉट ओनली, ऑल्दो इट्स अ फैशन डिज़ाइन डिग्री, बट वी आर ऑल्सो लूपिंग इन टेक्सटाइल डिज़ाइन। तो हमारा जो बच्चे जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड फैशन डिज़ाइन साथ लेके चलते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक आजकल वो ज़माना है कि टेक्सटाइल डिग्री आप अलग परस्यू करें, फैशन आप अलग परस्यू करें, आप लिमिट हो जाते हैं। तो वी थॉट के गिव बोथ द एक्सपर्टीज टू वन स्टूडेंट. So after second years, our students are capable of creating textile designs as well as fashion design. So this is an edge that we give. So क्योंकि हमारी डिग्री है भी इंटरनेशनल एफिलिएटेड, एफिलिएशन हमारी निसलताशी यूनिवर्सिटी के साथ है, तो उन्होंने हमें थोड़ी सी स्पेस दी है कि हम इसमें भी एक्सप्लोर करें, और एंड दे अलाउड अस टू डू दिस. सो वी हैव क्रिएटेड दिस वेरी यूनिक करिकुलम ऑफ टीचिंग टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड फैशन डिज़ाइन to a student who is a अच्छा सायरा, अब हमारा अब इतना आपको पता है कि ट्रांस नेशनल हो गया है, मतलब पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स बाहर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नाम बन रहा है, तो क्या लिमिट हो जाते हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपने इधर पढ़ाई की है तो आपको इधर का लोकल सीन या फिर कट्स whatever gels with our पाकिस्तानी सेंसिबिलिटीज़ ज़्यादा आप सीख पाएंगे, और शायद बाहर आप ना सूट कर सकें. हम उस लेवल पे कब पहुँचेंगे जहाँ
हम इन बाउंड्रीज में ना फंसें? सो देखिए, अभी जो हमारा करिकुलम जो है एग्जिस्टिंग, वो तो दैट फिट्स ब्यूटीफुली फॉर द वेस्टर्न मार्केट, राइट। सो हमारा बच्चा अगर बाहर जाके काम करेगा शायद उसको उतना प्रॉब्लम ना हो जितना अपने लोकल इंडस्ट्री में हो। मैं ये नहीं कह रही कि लोकल इंडस्ट्री में उनको प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। देयर ज़हीर अब्बास, देयर अदनान परदेसी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स निकले हैं जो कर रहे हैं, बिल्कुल। बट इंडस्ट्री के लिए हमें लग रहा था कि एक कमी है एंड वी नीड टू एड्रेस दैट, क्योंकि एज ए डिज़ाइनर तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, बट व्हेन यू गो इनटू द इंडस्ट्री, देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ people who came in अभी हमारे डिस्प्ले पे, and they were from one of the leading industries over here। तो वो यही कह रहे थे कि जैसे हमारे पास एक फ़ैशन डिज़ाइनर आते हैं, हम चाहे वो जितना भी अच्छा, हम उसकी CV साइड पे कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं फ़ैशन डिज़ाइनर का इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है, वी आर लुकिंग फॉर टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स। सो हम इस चीज़ को एड्रेस करें कि हमारा स्टूडेंट निकले, बेशक वो फैशन डिज़ाइन करके निकले, उसके बाद इतनी टेक्सटाइल डिज़ाइन की भी नॉलेज हो, एक्सपर्टीज हो उसकी, कि उसको ये नुकसान ना हो। एट द एंड ऑफ द डे बनाने तो शलवार कुर्ते या शलवार कमीज़ या पजामे कमीज़ें ही हैं, और लहंगे, गरारे, अनारकली, हमारा एक जी अपना बिल्कुल, क्योंकि गाउन्स आप कितने बनाएंगे साल में एक बार? अभी न्यू ईयर फॉर दैट मैटर, मतलब गरारे भी हम कितनी दफ़ा पहन लेंगे, मतलब आपको पता ही है कोई ओकेजन पे हम जब लेकिन अब तो आपको पता है ना कि ईद पे भी लोग कॉटन के गरारे पहन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी वेरिएशन हो जाती है। अभी तो मैंने लड़कियों को पार्टीज पे भी दीज यंगस्टर्स थे वेरी एक्सपेरिमेंटल विद डिज़ाइंस, तो वो मैंने देखे इतने ज़्यादा वो कॉटन के गरारे पहन के घूम रहे होते हैं, एंड आई थिंक दे स्टार्टेड ओनिंग द फैशन ऑफ टुडे। एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ऐड वन थिंग, वो जो आपने भी जिक्र करे थे, विद एवरीथिंग बिकमिंग रियली एक्सपेंसिव एंड ऑब्वियसली इमेज ऑल्सो इज़ अ हाई एंड ब्रांड, लेकिन हम लोग ने अपने कॉलेज में अभी ये चीज़ शुरू की, बिकॉज इनिशियली वी वर नॉट गिविंग स्कॉलरशिप्स, बट वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू अस आर दोज। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी, वो 2 साल पैसे जमा करके आई थी बिकॉज her father had passed away and she did not want to put in a lot of pressure on her mom. Right. And she worked at a call center and she worked for 2 years, earned enough money, and then she came to our college and she said कि I have no money except the one that I've saved. तो 2 साल उसने कर लिए, अब जो 3rd year start हुआ तो she said, you know, अब नहीं, I do not know what to do. So then we created this scholarship, and now they started providing anybody who needs financial assistance. They said, we'll study, we'll definitely study, we'll make sure that they do not leave based on finances, because we all understand the situation today. Thank you, Saira. Scholarships वगैरह भी जी 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 awesome, very nice। अच्छा, ये बड़ी अच्छी है सायरा के आने से एक चीज़ ये तो समझ आ गई कि फैशन को हम कितना लिमिट ही कर देते हैं जी, फैशन डिज़ाइनर बने, लेकिन देन देयर इज द टेक्सटाइल साइड टू इट एज वेल, जो बड़ी अच्छी तरह आपने समझाया है। बहुत शुक्रिया सायरा। हमारे जो लोकल रिटेल ब्रांड्स हैं वो इतने बड़े बन गए हैं, एंड दिस इज़ वन थिंग दैट वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ, कि दुनिया भर के बड़े बड़े मॉल्स में अब हमारे लोकल रिटेल ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं, स्टोर्स हैं, और दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी और इंडियंस बसते हैं वो पाकिस्तानी कपड़े पहनना, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी गर्मी के सीज़न के कपड़े पहनना, और फॉर दैट मैटर फॉर विंटर्स हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना। जब हम किसी फील्ड में घुसते हैं, अब दुनिया में हमें ज़रा ज़्यादा अपने आप को खोलने की ज़रूरत है। मतलब देयर इज़ द मर्चेंडाइज ऑफ इट, देयर इज़ द बिजनेस ऑफ फैशन। आप एक डिज़ाइनर तो बन गए, लेकिन आपने उसके बाद उसको बेचना भी है ना, तो यू नीड टू नो अ लॉट मोर। और अब इट्स गुड टू नो कि कॉलेजेस भी इन चीज़ों को इनकलकेट कर रही हैं। और साल 2022 सियासी तौर पर पाकिस्तानी तारीख का सबसे ज़्यादा हंगामा खेज साल रहा है। अब नया साल है, ये इलेक्शन का साल भी है, लेकिन क्या इलेक्शन का साल है, ये भी एक सवाल है ना। तमाम बड़े सियासी खिलाड़ी जो हैं वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, और इमरान खान तो खुद दोबारा इक़्तिदार में अपने आप को आता हुआ देख रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने ऑलरेडी विजुलाइज कर लिया। नवाज शरीफ अमली सियासत में वापसी का इरादा रखते हैं, बिलावल भुट्टो को अगला वजीर आज़म बनना है, और इन सब की कोशिशें अपनी जगह, और ऑडियो वीडियोज़ आने का सिलसिला अपनी जगह। अच्छा, व्हाई डिड यू हैव टू पुट दैट? तो देखते हैं कि सितारे क्या कहते हैं इनके बारे में। और हमारे पास इल्म नुजूम के माहिर, आपको पता है एस्ट्रोलॉजी पूरी मैथमेटिक्स है, अजमल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा ब्रीफली इनसे बात करेंगे। अजमल साहब, शुक्रिया वक्त दिया। अजमल साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए आने वाला साल इतना ही तलातुम खेज़, इतना ही हंगामा खेज़ रहेगा, या फिर कुछ बेहतरी आएगी लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए? देखें, थैंक यू वेरी मच उमा और अब्दुल्ला, आपने मुझे बुलाया प्रोग्राम में। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान पिछले 2-3 साल से काफ़ी सख्त टाइम से गुजर रहा है, और ये जो पिछला 2022 गुजरा था ये बड़ा टफ गुजरा था, और इसमें मैंने पहले फोरकास्ट भी किया था कि एक तो आर्मी पे प्रेशर आएगा और एक सैलाब आएगा, तो ये कंटिन्यूटी
जो रही है दिसंबर तक। बट फॉर्चुनेटली 21 दिसंबर से जुपिटर की ट्राइन आ गई है सन को, और आपका जो सन पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये मरकरी और मार्स इस वक्त रेट्रोग्रेशन में है, तो ये 10 जनवरी के बाद मार्स पॉजिटिव होगा तो आपके ये मामला जो अग्रेशन के, दहशतगर्दी के, ये थोड़े सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। और 20 जनवरी के बाद करेंसी में भी कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी और पाकिस्तान को नॉर्थ की तरफ से कोई इमदाद आनी शुरू होगी। पाकिस्तान का बाय बर्थ जो हॉरोस्कोप है वो उसका सन, वीनस और मरकरी कमज़ोर है। एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम साहब। जी अजमल साहब, बताइएगा आपके मुख्तसरन 2023 पाकिस्तान के लिए क्या इंतखाबात का साल भी होगा? अच्छा, मैं ज़रा मुख्तसरन ज़रा तेज़ बताता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो साल शुरू हुआ है, ये हमारा जो साल शुरू होता है वो 21 दिसंबर से शुरू हुआ है, और ये विद पॉजिटिवनेस के ये जुपिटर की ट्राइन की वजह से आपको जो पहले 6 महीने होंगे वो बहुत ज़्यादा सुकून में होंगे। ख़ास तौर पे फरवरी का महीना और अप्रैल का महीना में पाकिस्तान को काफ़ी बेहतरी आएगी और ये सियासत में भी खामोशी छा जाएगी। और उसके बाद इलेक्शन के चांसेस बनेंगे अक्टूबर में, बट क्योंकि जुलाई में पाकिस्तान के 12वें घर को स्केयर आ जानी है और 12वां घर मार्स इन्फेक्ट होना है, इस किस्म की कोई अनसर्टेनिटी आएगी, कोई इस तरह का मसला होगा, मे बी कोई वबाई अमाराज, कोई सैलाब या कोई इस किस्म का काम होगा जिसकी वजह से, या छोटी सी कोई जंग वगैरह कह लें कोई बनेंगे जिससे डिले होगा और इलेक्शन 2023 में होते होते आगे चला जाएगा और 2024 में जाके अक्टूबर में इलेक्शन होगा। इस साल जो सबसे ज़्यादा जो होगा कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और वो इसको ये इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जून जुलाई में बजट पास करने के बाद या मार्च में बनती हुई नज़र आती है, जो लंबी चलेगी, लाइक तीसरे महीने में आपको हालात ठीक होंगे। नहीं, मुझे बात बताएं कि इंटरिम गवर्नमेंट आप कह रहे हैं कि कोई बन सकती है, जल्दी बन सकती है? ये मार्च में बनने के चांसेस हैं, बट मुझे जो नज़र आता है 50% मार्च में बन सकती है, लेकिन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की भी बात जुलाई में बनेगी। हाँ जी, वो इंटरिम गवर्नमेंट इसी किस्म की होगी जो टेक्नोक्रेट्स पे चलेगी और लंबी चलेगी। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब हैज़ प्लेड हिज इनिंग्स, वो अब दोबारा नज़र नहीं आते, वो एग्जाइल में चले जाएंगे या पर्दा स्क्रीन के पीछे चल जाएंगे, लीगल इश्यूज में फंस जाएंगे। उन्होंने ही हैज़ कंप्लीटेड हिज टेन्योर और अब वो उन्होंने कह लें कि एक चले प्रेशर वाला टाइम उन पे आएगा और बाकी सियासतदान भी थोड़े से अब स्क्रू होके आराम से ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 1 साल से जो उधम मचा था वो 2023 में मचता हुआ नज़र नहीं आता। काफ़ी रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन आपने कहा था महंगाई वाला काम, वो आहिस्ता आहिस्ता ये कह लें कि अब्रप्ट महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, नहीं, महंगाई तो वहीं रहेगी, लेकिन मे भी गवर्नमेंट ऐसा स्टेप ले जहाँ पे हमारी इनकम पे तवज्जो दे दें। अगर आप एक से आप 1 लाख रुपए ले रही हैं या ले रहे हैं तो आपको 1.5 लाख तनख्वाह कर दी जाएगी या 2.25 लाख कर दी जाएगी, ताकि और मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल आपको कैसा नजर आता है? इनका ये आप कहें कि ये मेजर कोई सीट पे आ जाएंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं नज़र आते, लेकिन इनकी मेजर रोल रहेगा सियासत में। और ऐसा बिलावल जो है ना, वो ऐसा जैसे अभी फॉरेन मिनिस्टर इस किस्म के काम में लगेंगे, लेकिन 2028 के इलेक्शन में बिलावल को कोई बड़ा रोल मिलने की उम्मीद है। अभी नेक्स्ट इलेक्शन में ना मरियम नजर आती है प्राइम मिनिस्टर बनती है। कोई नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि पिछले साल तो हमने ऐसी तबाही देखी है सैलाब की, कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए, मैंने बताया था कि जब मैंने कहा था, आपके चैनल में तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा था राहु के नीचे मार्स आया हुआ है और बारिशें और ये इस किस्म का डिज़ास्टर होगा, शातें हुई, और ये जाके जुलाई के बाद इस किस्म की आपको अनसर्टेनिटी बहुत मिलेगी, कोई डिजास्टर मिलेगा, कोई ऐसा होगा अच्छा, कल सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान साहब ने एक बात की, इस पर हम कल तफसील से बात करेंगे। उनके मुताबिक जो घरेलू ख़वातीन हैं वो बनाव सिंगार नहीं करती, तो ज़रा प्लीज़ हमें लिख के कल तक बता दीजिएगा, और कल आपकी राय को इसमें शामिल करके फिर हम अपनी राय देंगे। See you tomorrow.